हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका जीएनजी 2.0 सीरीज। क्लास 11th को बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म करेंगे। आज मैं तुम्हें माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत प्यारा सा चैप्टर कराऊंगा जिसके अंदर थियोरी भी है, न्यूमेरिकल भी है। बहुत अच्छे से समझ आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। वीडियो को एंड तक देखना, एक एक कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल फॉर्मूला सब कराऊंगा। और क्लास 11th में नहीं, ये आपको आगे चल के सीयूईटी में या फिर आपके सीएस के अंदर बीकॉम में भी बहुत हेल्प करेगा। ये सेम चैप्टर आगे भी वहां पे आपको मिलेगा, तो यही अपना अच्छे स्ट्रॉन्ग कर लो बेस, ताकि आगे भी आपको कहीं दिक्कत ना आए। तो स्टार्ट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपने लॉ ऑफ डिमांड के अंदर क्या पढ़ा था कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ेगा तो उसकी जो डिमांड है वो कम होगी, एंड वाइस वर्सा। लेकिन प्राइस कितना बढ़ेगा तो डिमांड कितना घटेगा, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। वो कहता है प्राइस ऊपर जाएगा, डिमांड नीचे आएगा, बट कितना प्राइस ऊपर जाएगा तो डिमांड कितना नीचे आएगा, इसके बारे में लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता। ये हम लोग पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। भाई घटने का मतलब तो कोई 100 का था, अब 90 का हो गया, वो भी घटना हो गया। 100 से 10 हो गया तो वो भी घटना हो गया, बट कितना घटा ये आपको बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इट मेजर्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ये मेजर करेगा डिमांड में कितना चेंज है ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, उसको कम करते हैं या उसको ज्यादा करते हैं। तो वो जितने भी फैक्टर्स है ना, जितने भी फैक्टर्स हैं, वो डिमांड को कितना इंपैक्ट डालेंगे उसको मेजर करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तीन टाइप का होता है: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन दोनों के बारे में हमें स्टडी करना ही नहीं है, हमें सिर्फ पढ़ना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली मेजर करेगा कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है कि इनकम के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, नंबर में, क्वांटिटेटिव टर्म में। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की एक्स का प्राइस अगर चेंज हो रहा है तो वाई की डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, वाई का प्राइस चेंज हो रहा है तो एक्स की डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। क्रॉस, एक का प्राइस की चेंज होने से दूसरे के डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन हमारे सिलेबस का पार्ट सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही है। इट मेजर्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर चेंज होगा तो प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आएगा उसको मेजर करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि ये बताता है एग्जैक्टली प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आया। अब यहाँ पे हमें इस चैप्टर के अंदर, इसको हिंदी में बोलते हैं मांग की लोच। डिमांड मतलब मांग, इलास्टिक मतलब लोच, मांग की लोच। कितनी, कोई चीज कितनी इलास्टिक है, कितनी चेंजेबल है। जैसे रबड़ होता है ना, खींचोगे तो इलास्टिक है ना, और स्ट्रिक्ट प्लास्टिक है, लोहा है, वो इन इलास्टिक है, वो चेंज नहीं होता। मैंने आपको पहले ही कहा है इलास्टिक किसी भी वर्ड के आगे अगर इन लग जाता है, इनका मतलब नो, तो यहाँ पे मतलब क्या है, इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है। इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है, डिमांड चेंजेस, डिमांड चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज होता है तो इलास्टिक है, थोड़ा सा चेंज होगा तो लेस इलास्टिक है, ज्यादा चेंज होगा तो मोर इलास्टिक है, और अगर चेंज नहीं होगा तो इन इलास्टिक। मतलब क्या है, नो चेंज इन डिमांड, नो चेंज इन डिमांड। डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस के चेंज होने से डिमांड में अगर चेंज आता है तो डिमांड इलास्टिक है, नहीं आता तो नो इलास्टिक है। नो इलास्टिक को ही क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक। थोड़ा चेंज आता है तो लेस इलास्टिक है, ज्यादा चेंज आता है तो मोर इलास्टिक है, नहीं आता तो इन इलास्टिक है। समझ गए बात को। तो इलास्टिक और इनलास्टिक का मतलब क्या है। अब ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली यूजिंग अ फॉर्मूला। एक फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, और वो फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड में जो चेंज हुआ है, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। तो डिमांड में जो चेंज हुआ है उसको ऊपर रखो, और परसेंटेज में जो चेंज हुआ है प्राइस में उसको नीचे रखो। इट इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ये हमेशा नेगेटिव ही आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, मेरी बात सिंपल समझना। देखो, आप सबको पता है अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है,
प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो ये कैसा रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशन। अगर प्राइस बढ़ रहा है 10% से तो डिमांड घटेगा मान लो 10 12 5% से, तो एक नेगेटिव फिगर यहाँ पे है। प्राइस घटेगा मान लो 10%, डिमांड बढ़ेगा मान लो 25% से। तो भैया एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, जिसकी वजह से इसका आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो नेगेटिव फिगर हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करता है, शो करता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटा होगा या प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ा होगा। इन नेगेटिव रिलेशनशिप, यहां प्राइस और डिमांड सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे, एक ऊपर दूसरा नीचे आ रहा है ना। सप्लाई के अंदर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो वो पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ डिमांड में क्या है? प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा डिमांड, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये जो नेगेटिव है ना, ये शो यही करता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, दैट्स इट। वो ये रिलेशनशिप शो करता है, नेगेटिव रिलेशनशिप। वो होता नेगेटिव नहीं है, वो सिर्फ नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है कि यार प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटेगा, प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ेगा, राइट। So elasticity of demand is equal to percentage change in quantity demand upon percentage change in price। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना। This is the most important part जो आपको कंफ्यूज करता है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स के अंदर ये आपको दोबारा कभी कंफ्यूज नहीं करेगा, दोबारा कभी भूलोगे नहीं। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 5 डिग्री होती है। मैं डिग्री समझाऊंगा, स्केड्यूल समझाऊंगा, मतलब समझाऊंगा, डायग्राम समझाऊंगा, सब समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। आपको एक नंबर लाइन बनाना है ऐसे, यहां से लेकर यहां तक। पहले देख लो फिर वीडियो पॉज करके आराम से बनाना। यहां से लेकर यहां तक नंबरिंग लाइन करनी है। ये शुरू में जो है वो 0 रखेंगे, ईडी इज इक्वल टू 0, और एंड वाले में रखेंगे ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कल को कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की रेंज क्या है, ध्यान समझना, रेंज ऑफ ईडी। अगर आपसे कोई पूछ ले रेंज ऑफ ईडी, ईडी की रेंज क्या है, तो आप बोलना 0 टू इन्फिनिटी। ईडी की जो रेंज होती है वो 0 टू इन्फिनिटी होती है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम क्या हो सकता है? इन्फिनिटी। तो सर अभी तो थोड़ी देर पहले आपने कहा कि सर वो माइनस में दिखता है, बट वो माइनस में सिर्फ एक नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है, वो होता माइनस कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक डाउनफॉल शो करता है। प्राइस के बढ़ने से ये डिमांड घट रहा है, प्राइस घटने से डिमांड बढ़ता है, वो एक नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है, वो होता नेगेटिव कुछ नहीं है, वो होता हमेशा 0 टू इन्फिनिटी ही है। तो यार 0 इन्फिनिटी। अच्छा, इनके बीच में एक लाइन खींचते हैं, इन दोनों के बीच में, तो क्या आएगा? ईडी इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में क्या आएगा? ये ईडी लेस है, लेस देन 1, ये ज्यादा है तो ईडी क्या आएगा? मोर देन 1। तो ये 5 डिग्री पहले याद होगी, 0 इन्फिनिटी 1, लेस देन 1 और मोर देन 1। अच्छा, कोई चीज 0 है दैट मीन्स वो चीज है ही नहीं। अगर कोई चीज 0 है समझ लो है ही नहीं। तो अगर ईडी 0 है तो उसको हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अगर कोई चीज 0 है तो इसका मतलब वो है ही नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? परफेक्टली इन इलास्टिक, नो इलास्टिक, परफेक्टली नो इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। और कोई चीज अगर इन्फिनिटी है तो उसको हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक। 0 है तो परफेक्टली इन इलास्टिक, और इन्फिनिटी है तो परफेक्टली इलास्टिक। ये हो रहा है नामकरण, इनका हम नाम दे रहे हैं। अच्छा, कोई चीज 1 है तो 1 को यूनिट बोलते हैं। आपने शुरू में पढ़ा मैथ्स में यूनिट्स होते हैं, 1 2 3 सब में यूनिट होता है, तो 1 का मतलब है यूनिट। तो 1 का मतलब क्या होता है? यूनिटरी इलास्टिक। 1 का मतलब क्या होता है? यूनिटरी इलास्टिक। अच्छा, ये 1 से पहले है ना, 1 से पहले है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेस देन यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी। और ये 1 के बाद है तो इसको क्या बोलोगे? मोर देन यूनिटरी। नाम पता होना चाहिए आपको, डिग्री और नाम, फिर मीनिंग, डायग्राम, स्केड्यूल, ठीक है। अच्छा, ये जो लेस देन यूनिटरी है ये इसका पड़ोसी है ना, इसका बिल्कुल रिश्तेदार है, इसके बिल्कुल पास है 0 के, इसलिए इसको एक और नाम भी बोलते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक। ये तो परफेक्टली इलास्टिक हो गया, ये थोड़ा करीब है तो ये रिलेटिवली इलास्टिक हो गया। ये परफेक्टली इलास्टिक है, ये पॉइंट इसके बिल्कुल करीब है तो इसका नाम होता है रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, 0 मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक, और अगर 0 से थोड़ा ज्यादा है लेकिन 1 से छोटा है, लाइक 0.2 0.4 0.5, तो उसको बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक। 1 है तो यूनिटरी इलास्टिक, 1 से ज्यादा है तो मोर देन यूनिटरी, या इसका रिलेटिव बन गया फिर रिलेटिवली इलास्टिक, राइट। तो ये 5 नाम आपको पता होना चाहिए। अब इन 5 का ना हम मतलब समझते हैं, इनका मतलब क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। चलो, अगर ईडी 0 है, अगर ईडी 0 है, पता है क्या मतलब इसका होता है? इसका मतलब प्राइस चाहे बढ़े चाहे प्राइस घटे, डिमांड कांस्टेंट है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। अगर मैं इसका स्केड्यूल दिखाऊं बना के आपको,
तो आप यहां देखोगे ये रहा प्राइस एक्स, ये रहा क्वांटिटी डिमांड एक्स। प्राइस 10 से बढ़कर 20 हो गया, डिमांड पहले भी 20 था, डिमांड अभी भी 20 है, यानी डिमांड में कोई चेंज नहीं है। तो बेसिकली जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होती हैं, सॉल्ट हो गया, मेडिसिन हो गया, उनकी डिमांड हम सेम रखते हैं, चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस घटे। सस्ता होगा तो ज्यादा दवाइयां नहीं खाएंगे, महंगा हो गया तो ये नहीं कि दवाइयां हम कम खाने लगे। तो ये जो डिमांड है आपका वो क्या हो गया, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। स्केड्यूल समझ गए, डायग्राम समझ गए। अब यहां पे आते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है। प्राइस यहां पे कांस्टेंट है और डिमांड चेंजेस है। आप बिल्कुल उसका उल्टा देखोगे, यहां पे वहां प्राइस चेंज है, डिमांड कांस्टेंट है, यहां प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड चेंज है। मतलब प्राइस में बिल्कुल चेंज नहीं है, स्टिल डिमांड चेंज हो रहा है। यहां पे प्राइस में चेंज हो रहा है, डिमांड चेंज नहीं हो रहा। यहां प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड चेंज हो रहा है। और यहां पे अगर मैं आपको बना के दिखाऊं इसका स्केड्यूल, तो ये कुछ ऐसा आएगा, प्राइस 10 10, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांड जो है वो 20 से बढ़कर क्या हो गया, 25। ये घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब मैं बोलता हूं वर्ड चेंज, तो चेंज का मतलब इट कैन अप और डाउन, ठीक है। तो यहां पे डिमांड बढ़ेगा घटेगा कुछ भी होगा, लेकिन प्राइस जो है अपना वो सेम रहेगा। यहाँ बिल्कुल उल्टा, प्राइस चेंज हो रहा है, डिमांड सेम है, यहाँ प्राइस सेम है, डिमांड चेंज हो रहा है। और इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब है कि प्राइस अगर ना के बराबर भी चेंज हो गया, थोड़ा भी चेंज हो गया, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आपका, राइट। सो दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यहाँ बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है क्लास, बहुत ज्यादा चेंज हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक, सॉरी यूनिटरी इलास्टिक। ध्यान समझना, यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है। अगर प्राइस 20% से बढ़ेगा तो डिमांड 20% से ही घटेगा। अब एक बच्चे ने मुझे सवाल पूछा, सर प्राइस और डिमांड को आप परसेंटेज में ही क्यों शो करते हो? क्योंकि कभी भी दो चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते। क्या मैं अपनी हाइट को आपके वेट से कंपेयर कर सकता हूं? नहीं। मैं अपनी हाइट को आपके हाइट से कंपेयर कर सकता हूं ना, अपने वेट को अपने आपके वेट से कंपेयर कर सकता हूं, पर मैं क्या अपने मतलब कि हाइट को किसी दूसरे के वेट से कंपेयर कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि दोनों दोनों के यूनिट्स अलग अलग हैं। समझ रहे हो बात को? तो प्राइस आता है रुपीज में, क्वांटिटी आता है यूनिट्स में। तो भैया रुपीज या केजी में आ रहा है तो आप कैसे कंपेयर करोगे? कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। लाइक एक बच्चा 8वीं में है आपकी क्लास, आपके घर में, जो 500 में से नंबर लाता है, जो मान लो 9वीं में है वो 800 में से नंबर लाता है, तो भाई वो 500 में से 300 लाया, वो 800 में से मान लो लाया 400, तो आपको कंपेयर कैसे करोगे? है ना, ये तो नहीं कंपेयर कर सकते ना कि ये ज्यादा है जो ज्यादा लाया है, बिकॉज उसका डिनोमीटर भी ज्यादा है, वो 800 में से 400 लाया है, ये 500 में से 300 लाया है, तो ये ज्यादा लेके आया है। परसेंटेज में देखोगे ना तो उसके ज्यादा निकल के आएंगे। तो कभी भी हम किसी दो अलग अलग यूनिट को कंपेयर करते हैं तो परसेंटेज में ही करते हैं, ठीक है। तो अगर प्राइस बढ़ेगा 20% से तो डिमांड घटेगा 20% से, यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, यानी प्राइस जितना परसेंट चेंज आएगा, डिमांड में उतना ही परसेंट क्या होगा, आपको चेंज देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको इसका स्केड्यूल दिखाऊं बना के, तो पी एक्स और प्राइस हो गया 10, डिमांड हो गया 20, प्राइस को 20% से बढ़ाओ और डिमांड को 20% से घटाओ। तो देखो यहाँ 12 है या 16 है, लेकिन ये 20% ही है। 20 का 20% होता है 4, तो 4 से घटेगा 16 आएगा, 10 का 20% होता है 2, तो ये बढ़ेगा 12 हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो नाम समझ आ गया, मतलब समझ आ गया, स्केड्यूल समझ आ गया, अब बस हम डायग्राम पे बचे हैं। अब ये बहुत जरूरी समझना, इसको बोलते हैं लेस देन यूनिटरी। अच्छा देखो, प्राइस अगर 20% से बढ़ेगा और डिमांड 20% से ही घट जाएगा तो वो यूनिटरी हो गया। और लेस देन यूनिटरी 20 से कम, तो 20 से कम 19 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो प्राइस में चेंज ज्यादा है, डिमांड में चेंज कम है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इनइलास्टिक या लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। प्राइस 10 है, डिमांड 20 है, प्राइस बढ़ रहा है 20% से, डिमांड घटेगा 10% से, तो डिमांड में थोड़ा चेंज है, प्राइस में ज्यादा चेंज है, इसको बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक। अच्छा, अब रिलेटिवली इलास्टिक क्या होता है, प्राइस बढ़ेगा 20% से तो डिमांड घटेगा 30% से, यानी डिमांड में चेंज ज्यादा है। अगर बराबर चेंज आया तो यूनिटरी, कम आया तो लेस देन यूनिटरी, ज्यादा आया तो मोर देन यूनिटरी। इतनी सी बात है यार, इतना सिंपल कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। तो देखो यहाँ पे प्राइस एक्स, क्वांटिटी डिमांड एक्स, प्राइस 10 से बढ़कर 12 हो गया, 20% से बढ़ गया, और क्वांटिटी 20 का 30% 6, तो ये घट के कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये जो चेंज आपको दिख रहा है, ये ज्यादा चेंज दिख रहा है, प्राइस से ज्यादा चेंज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इसको बोलते हैं मोर देन यूनिटरी या रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से समझ आ गया और यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। अच्छा,
अब हम इसके डायग्राम पे आते हैं कि क्या कैसे फिगर बनता है वो समझते हैं। देखो, जब इन इलास्टिक है तो इस तरीके से बनेगा, परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। मैं थोड़ा सीधा बनाता हूं इसको, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये वाला जो बनेगा बिल्कुल ऐसा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और जो ये वाला बनेगा ये बनेगा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है, ये बनेगा परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, वो बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये है परपेंडिकुलर ऑन एक्स और पैरेलल टू वाई। साइन पता है ना, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, पैरेलल टू वाई और परपेंडिकुलर ऑन एक्स। तो ये प्राइस इतना था, डिमांड इतना है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड अभी भी इतना है, प्राइस घटेगा डिमांड अभी भी इतना है। तो प्राइस कितना भी बढ़े और प्राइस कितना भी घटे, डिमांड सेम है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि प्राइस के बढ़ने से या घटने से डिमांड में कोई चेंज नहीं आता, डिमांड बिल्कुल कांस्टेंट है 2020, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब यहां पे प्राइस सेम है फिर भी देखो डिमांड चेंज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, ये समझ जाना। अच्छा, एक चीज और, अब यहाँ पे इसका एक सेंस ये भी निकलता है, बहुत सारी जगह इसका ये भी सेंस निकलता है जो सही भी है, कि प्राइस की जो ये लाइन है ना, ये लाइन, इस लाइन की चौड़ाई जितना भी, इस लाइन की जो विड्थ है ना, अगर उतना भी प्राइस चेंज हो गया तो भी डिमांड जो है बहुत बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसलिए इसकी डिग्री क्या है, इन्फिनिटी है। वन बहुत मजेदार, ध्यान समझना, वन का मतलब क्या होता है, प्राइस जितना परसेंटेज ऊपर जाएगा डिमांड उतना ही परसेंटेज नीचे आएगा। और इस सिचुएशन में जो ईडी वन में ईडी का जो शेप होता है, ये शेप होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ध्यान से समझना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में द शेप ऑफ ईडी इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला व्हेन ईडी इज इक्वल टू 1। जब ईडी 1 के बराबर होता है तो ईडी का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ध्यान रखना। इसका मतलब पता है क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का प्राइस इतना है डिमांड इतना है, तो आप देखना आपको दिखेगा भी यहाँ पे प्राइस जितना घटेगा ना, देखो डिमांड उतना बढ़ेगा। तो देखो ये चौड़ाई दोनों लाइन की बिल्कुल सेम मिलेगी, प्राइस जितना नीचे आया डिमांड उतना गया, तो दिस इज कॉल्ड इक्वल टू 1 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप चाहो तो आप ऐसे स्ट्रेट लाइन करके भी बना सकते हो, कोई गलती नहीं है उसमें। अगर आप ऐसे बनाते हो ना, प्राइस क्वांटिटी डिमांड, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में बना सकते हो, कर्व में, स्ट्रेट लाइन में बना सकते हो, बोथ आर सेम, बातें बिल्कुल सेम है, मतलब बिल्कुल दोनों का सेम होगा, ठीक है। अच्छा, अगला है रिलेटिवली इन इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी कहो या रिलेटिवली इन इलास्टिक कहो। इसका मतलब, इसका कैसे बनता है ध्यान समझना, ये बिल्कुल स्ट्रेट है ना, थोड़ा सा टिल्ट कर दो बस, बात खत्म, ये ऐसे, ठीक है, यानी कि ईडी यहां पे डिमांड क्विकली फॉल्स, जल्दी नीचे आ रहा है, तो इसको बोलते हैं प्राइस। देखो आप देखना, प्राइस इतना है डिमांड इतना है, प्राइस बहुत ज्यादा कम हो गया यानी कि 21 से कम हो गया, बढ़ गया, जो भी मान लो, डिमांड थोड़ा सा बढ़ा, तो प्राइस में चेंज बहुत ज्यादा है, डिमांड में चेंज थोड़ा सा है, इसी को बोलते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक या लेस देन। यहां बराबर था, यहां देखो चेंज कम आया डिमांड में, अब यहां पे चेंज ज्यादा हो, ये बिल्कुल ऐसा है तो पड़ोसी भी बिल्कुल वैसी होगा, जैसे ये है रिलेटिव भी वैसी होगा, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है तो रिलेटिव थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, तो ये क्विकली फॉल्स हो रहा है, इसको बोलते हैं स्टिपर, पढ़ा रखा है डिमांड के अंदर। और ये क्या होता है क्लास, फ्लैटर, राइट। तो यहां देखो प्राइस इतना है डिमांड इतना है, प्राइस थोड़ा सा देखो बढ़ गया और डिमांड देखो कितना ज्यादा कम हो गया, तो प्राइस के थोड़ा सा ऊपर जाने से डिमांड में चेंज जो है वो बहुत ज्यादा आ गया, इसीलिए ये मोर देन यूनिटरी इलास्टिक है। इसको बोलते हैं स्टिपर, इसको बोलते हैं फ्लैटर। अब मुझे बताओ ये पूरा का पूरा अच्छे से समझ आया या नहीं आया? मैंने पूरी जी जान झोंक दी बेटा, अपना बेस्ट दिया है। नाउ यू टेल, आपको समझ आया नहीं आया? दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर मैं इसको एक ही ग्राफ में समेट दूं, कि एक ही साथ समेट दूं कि आपको याद रहे, कभी भूलो नहीं, तो वो भी हम कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो हम पहले 1 का बना लेते हैं, ये आ गया 1, ठीक है, ये आ गया 1, और यहां से थोड़ा सा आप चेंज करोगे, एक सेकेंड, ये आ गया 1, बिल्कुल बीचों बीच आ गया 1, ठीक है, ये आ गया 1, इसको मिटा देते हैं, ये आ गया आपका एक सेकेंड, ठीक है, ये आ गया बीचों बीच 1, इसको नीचे करेंगे तो ये आएगा लेस देन 1, और इसको बढ़ाएंगे ऐसे करके तो ये आएगा मोर देन 1, ठीक है। तो आप एक साथ ऐसे बना सकते हो, ये ईडी इक्वल टू 1 है, ईडी लेस देन 1, ईडी मोर देन 1, राइट। 0 एक्स प्राइस क्वांटिटी डिमांड, ये जो सीधी लाइन है इसको बोलते हैं इन्फिनिटी, और ये जो है उसको बोलते हैं 0। ये 0 इन्फिनिटी है, 1 एक ही साथ आप ऐसे बना सकते हो, सिंपल।
राइट। तो ये आपको पांचों का ग्राफ पता होना चाहिए और इसमें सब चीज क्लियरली दिख भी रहा है ग्राफ के थ्रू। ठीक है, इसको आप कर्व नहीं बनाओगे, इसको ही कर्व बनाना, बाकी सबको स्ट्रेट लाइन। आप इवन इसको भी स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, पर ये बात फिर तुमको कैसे पता चलती कि ईडी का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसलिए मैंने आपको ये बना के दिया। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड आपको आई होप अच्छे से समझ आ गया। नाउ मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के काफी सारे मेथड्स हैं। परसेंटेज मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड, आर्क मेथड, प्रोपोर्शनल मेथड, है ना। इसके अलावा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, काफी सारे मेथड्स हैं। आपके सिलेबस के अंदर आपको जो मेथड पढ़ना है वो यही दो मेथड पढ़ना है, परसेंटेज मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले चलते हैं परसेंटेज मेथड। इस परसेंटेज मेथड में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब आपको दोनों ही इंफॉर्मेशन परसेंटेज में दी होगी कि प्राइस 10% से बढ़ गया तो डिमांड 20% से घट गया, तो आप ईडी कैसे निकालोगे? प्राइस 10% से बढ़ रहा है तो नीचे आएगा +10, डिमांड 20% से घट रहा है तो नीचे आएगा -20। घट रहा है मतलब माइनस, बढ़ रहा है मतलब प्लस, तो यहाँ पे ईडी जो निकल कर आएगा वो आएगा -2। ठीक है, और माइनस को आपने इग्नोर करना है, माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो माइनस को आप इग्नोर कर देना। पर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2। जब भी मैं ED2 बोलता हूं दिमाग में सबके -2 ही आता है, क्योंकि प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटा होगा या प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ा होगा। तो ये सिंपल फॉर्मूला है परसेंटेज मेथड का। लेकिन अगर मैं इस मेथड को और ओपन करूंगा तो आगे हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड का फॉर्मूला बन जाएगा। देखना फॉर्मूला क्या है। अब सबसे पहली बात, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकलता है? Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का फॉर्मूला क्या है? देखो, सबसे पहले डिमांड में चेंज कितना है? Q2 माइनस Q1। भाई 10 से बढ़कर 20 हो गया तो 20 माइनस 10 चेंज आ गया, लेकिन चेंज ये एब्सोल्यूट टर्म में आया है। और जब हम इसको Q1 से ही डिवाइड दे देंगे, इंटू 100 करेंगे, तो ये जो चेंज है परसेंटेज में दिख जाएगा। आप दुकान में सामान लेने गए, आप एक नोटबुक लेने गए और दुकानदार ने बोला नोटबुक कितने का है? मान लो 100 रुपए का। ठीक है, आपने बोला नहीं। फिर आप किसी दूसरे दुकान में गए, उसने बोला भी नोटबुक 120 का है। तो मुझे बताओ कितना परसेंट ज्यादा बताया उसने? या फिर मान लो आप घर वाले आपसे पूछते हैं भाई आप पहले अनाज 100 रुपए का आता था, अब अनाज 120 रुपए का आता है, तो कितना परसेंट बढ़ा है? आप बोलो 20 रुपए से बढ़ गया, लेकिन परसेंटेज में बताओ। तो उस 20 को 100 से, पुराने वाले प्राइस से डिवाइड दोगे, इंटू 100 करोगे, तो आपको परसेंटेज में निकल के आएगा। एज अ 11th क्लास स्टूडेंट मैं ये उम्मीद नहीं करता कि आपको परसेंटेज निकालना नहीं आता होगा। कोई चीज बढ़ा है तो कितने परसेंट से बढ़ा है, कोई चीज घटा है तो कितने परसेंट से घटा है। तो यहाँ पे डिमांड में जो चेंज आया उसको कैसे मेजर करोगे? Q2 यानी बाद वाली क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी, Q1 पहली वाली क्वांटिटी या इनिशियल क्वांटिटी, अपॉन Q1 इनिशियल क्वांटिटी इंटू 100 करोगे, तो आपके डिमांड में जो चेंज आया वो आपको दिख जाएगा। अगला है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में कितना चेंज आया उसको कैसे निकालोगे? P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। प्राइस में जो चेंज आया है P2 माइनस P1 अपॉन P1 यानी इनिशियल प्राइस, इनिशियल शुरू में जो प्राइस था, इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपको मिल जाएगा। सो जो प्रोपोर्शनल मेथड है उस मेथड में एडी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मतलब Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। अच्छा, ये जो Q2 माइनस Q1 है ना, इसको कहते हैं डेल्टा Q अपॉन Q1। P2 माइनस P1 को चेंज इन P डेल्टा P अपॉन P1 कहते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P1 अपॉन Q1। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बनेगा P1 अपॉन Q1, ये बन गया आपका Q1। ये होता है आपका प्रोपोर्शनल मेथड। यानी कभी भी आपको इंफॉर्मेशन सिर्फ परसेंटेज में नहीं दिया होगा तो आप ये वाला मेथड लगाओगे, बट ये निकला एक ही लाइन में है। ये परसेंटेज वाले को परसेंटेज मेथड और ये वाले फॉर्मूले को बोलते हैं प्रोपोर्शनल मेथड, लेकिन ये इसी का डेरिवेशन है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100 कह सकते हैं। प्राइस को P2 माइनस P1 अपॉन P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। इसको सॉल्व करके ये आ गया। अच्छा, एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको और बताता हूं। आप सबको पता है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है? स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो होता है डेल्टा P बाई डेल्टा Q। ये स्लोप ऑफ डिमांड कर्व होता है। अब यहाँ पे ये डेल्टा Q बाई डेल्टा P है, तो हम ईडी का फॉर्मूला ये कह सकते हैं 1 अपॉन स्लोप, यानी इस स्लोप को रिवर्स कर देंगे तो डेल्टा Q ऊपर डेल्टा P नीचे, 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व का स्लोप है, इनटू P अपॉन Q। ये भी एक फॉर्मूला बन गया। अगर आपको स्लोप ऑफ डिमांड कर्व दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला जो है वो लगाओगे। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा।
सो फाइनली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू P1 अपॉन Q1 और 1 अपॉन स्लोप ऑफ ED इंटू P1 अपॉन Q1, ठीक है, P1 अपॉन Q1। P1 का मतलब पहला वाला है, कुछ लोग इसको खाली P बोलते हैं, खाली P पहला वाला है, P1 नया वाला है, तो मैंने P1 को पहला माना, P2 को नया माना। मानो कुछ भी, कैलकुलेशन तो हर कोई सेम ही करेगा, आंसर भी हर किसी का सेम ही आएगा। तो समझा दिया, सारे फॉर्मूले बता दिया, आपको लिखवा दिया, अब आपको इसे अच्छे से लर्न कर लेना है। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू P1 अपॉन Q1। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, बट उससे पहले कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे अफेक्ट डालते हैं, मतलब डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी, ये कौन कौन से फैक्टर्स डिसाइड करेंगे। अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना, बस ये लास्ट पॉइंट है, फिर हमारा न्यूमेरिकल ही चलेगा। तो सबसे पहला अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। कुछ ऐसी चीजें मार्केट में होती है ना जिसके क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, ये नहीं तो यूज कर लो, ये नहीं तो यूज कर लो। जैसे दूध लेने जाते हो, अरे अमूल का नहीं है तो मदर डेयरी का दे दो, मदर डेयरी का नहीं है तो किसी दूसरे ब्रांड का दे दो, तो वो क्लोज सब। पेन, जैसे ये वाला पेन नहीं है तो वो वाला पेन दे दो, दूसरा दे दो। तो जिस भी चीज का क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है उसकी डिमांड क्या होती है, मोर इलास्टिक। डिमांड फॉर गुड्स विच हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट लाइक टी कॉफी रिलेटिवली मोर इलास्टिक। हम डिमांड चेंज कर देंगे। अच्छा ये वाला तुम महंगा दे रहे हो, मैं दूसरा ले लूंगा, दूसरा भी अवेलेबल है। अच्छा कोक महंगा आ रहा है, पेप्सी दे दो, समझ रहे हो, मिरिंडा महंगा आ रहा है तो कोला दे दो। कुछ ना कुछ आप क्या करते हो, चेंज कर सकते हो। जब कभी भी किसी भी सामान का क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें और अवेलेबल है, भतेरे पड़े हैं, तो भैया उस सिचुएशन में प्राइस थोड़ा सा बढ़ेगा, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा, यानी मोर इलास्टिक है। लेकिन जिस चीज का क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, भैया ये तो यही है जी, यही लेना पड़ेगा, तो भैया उसकी डिमांड क्या होती है, लेस इलास्टिक। जैसे दुकान में जाते हो, वो कहता है जी इस दवाई का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, भाई यही दवाई यूज करनी पड़ेगी, तो खरीदोगे, महंगा हो तो भी खरीदोगे। लेकिन दुकानदार बोलेगा नहीं, इसका बहुत सारा सब्स्टिट्यूट है, ये ले लो, बस ब्रांड का फर्क है। मेडिसिन जब लेने जाते हो, ब्रांड का फर्क है, दूसरा ले लो, तो फिर आप डिमांड को चेंज कर देते हो। तो जिस चीज का क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है उस चीज की डिमांड मोर इलास्टिक होगी, और जिस चीज का क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है उसकी डिमांड क्या होगी, लेस इलास्टिक। जैसे दारू, सिगरेट, इनका ज्यादातर क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। भैया सिगरेट के अलावा क्या पियोगे, दारू, तो दारू ये पी नहीं है, तो भैया वो क्या है, वो कितना महंगा लोग खरीदते हैं, तो उसकी लेस इलास्टिक डिमांड है। अगला है इनकम ऑफ कंज्यूमर। अच्छा ये मत सोचना कि सिगरेट के ब्रांड पे चले जाओ, ब्रांड पे नहीं, चीजें अवेलेबल अगर हो, जैसे पेप्सी कोक अलग अलग चीजें हैं, ब्रांड की बात नहीं कर रहा है। फिर आप समझ लो कि चाय है, कॉफी है, ऐसा चाय कॉफी समझ लो, चाय अलग चीज है, कॉफी अलग चीज है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, लेकिन दारू तो दारू ही है ना। अगला क्या है, इनकम ऑफ ए कंज्यूमर। इंसान की जो इनकम है, अगर वो बहुत ज्यादा इनकम है तो डिमांड चेंज नहीं करेगा, थोड़ी सी इनकम है तो प्राइस बढ़ते ही वो डिमांड को चेंज कर देगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए गुड आल्सो डिपेंड अपॉन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर विद हाई लेवल ऑफ इनकम, जिसकी हाई लेवल ऑफ इनकम है, वो बॉदर नहीं होगा, परेशान नहीं होगा प्राइस के बढ़ने से, वो चीजों को ले लेगा, यानी कि लेस इलास्टिक, हेंस दे हैव लेस इलास्टिक डिमांड। बट अ कंज्यूमर लो लेवल ऑफ इनकम, वो डिमांड को चेंज करेगा, थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया तो वो मोर इलास्टिक डिमांड है। लग्जरियस गुड्स की डिमांड ना हम चेंज कर सकते हैं, वो इलास्टिक होता है, लेकिन नेसेसिटीज की डिमांड इन इलास्टिक है। लग्जरियस गुड्स महंगा होते ही हम नहीं खरीदेंगे, लेकिन जो नेसेसरी ऑफ लाइफ है, जो जीवन जीने के लिए जरूरी है ना भैया, वो महंगा हो सस्ता हो हम खरीदेंगे, तो उसकी लेस इलास्टिक है, लग्जरी की मोर इलास्टिक है। पोस्टपोनमेंट, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम कल पे टाल देते हैं, अरे आज नहीं कल खरीद लेंगे यार, सैलरी आएगी तब खरीद लेंगे, दिवाली होली पे खरीद लेंगे, तो वो बेसिकली उन चीज की जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक है, यार बाद में ले लेंगे, चलो चेंज कर देते हैं डिमांड। लेकिन जो चीज का पोस्टपोन, नमक खत्म हो गया तो हम सैलरी आने का वेट नहीं करेंगे, तुरंत नमक लेके आएंगे, है ना, तो वो उसकी डिमांड क्या होती है, लेस इलास्टिक। ठीक है, अगला है नंबर ऑफ यूजेस। द कमोडिटी विच हैव मल्टीपल यूज, बहुत सारे ऐसे सामान है जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गया, उसका मल्टीपल यूज है, वो मोर इलास्टिक डिमांड है। वेयरएज कमोडिटी सच एज पेपर हैज ओनली फ्यू यूज, जिसका बहुत कम यूज होता है, उसकी डिमांड क्या होती है, लेस इलास्टिक। इनकम का मोटा हिस्सा, बड़ा हिस्सा जहां खर्च करते हो उस सामान की डिमांड मोर इलास्टिक होती है, लेकिन इनकम का छोटा हिस्सा आप नेसेसिटीज ऑफ लाइफ पे खर्च करते हो, वो प्राइस बढ़ेगा तो भी आप खरीदोगे, उसकी लेस इलास्टिक डिमांड होती है। ठीक है, गुड्स ऑन विच कंज्यूमर स्पेंड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इनकम लाइक टूथपेस्ट, बूट पॉलिश, निडल, न्यूज़पेपर, सॉल्ट, मैच बॉक्स एक्सेट्रा विल हैव इन इलास्टिक डिमांड और लेस इलास्टिक डिमांड, उसकी डिमांड चेंज नहीं करेंगे। ऑन द अदर हैंड गुड्स विच द कंज्यूमर स्पेंड अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम, इनकम का बड़ा हिस्सा जहां खर्च कर रहे हैं, क्लॉथ्स, बाइक एक्सेट्रा, उसका क्या होता है, मोर इलास्टिक डिमांड होता है या फिर इलास्टिक डिमांड होता है। तो आप इन शॉर्ट पढ़ सकते हो कि किसका डिमांड लेस इलास्टिक है, किसका डिमांड मोर इलास्टिक है, राइट। नाउ हम चलते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन पे। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा
अच्छे से बैठे रहो और क्वेश्चन को देखते चलो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ आ जाएगा और इससे बाहर कुछ नहीं आने का, नंबर चेंज होगा, पैटर्न यही रहेगा। क्वेश्चन 1, व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज 20, क्वेश्चन समझना है, जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस था 20 रुपीज, कंज्यूमर बाय 24 यूनिट, तो कंज्यूमर कितना खरीदता था 24। व्हेन द प्राइस राइज टू 24, जब प्राइस 20 से बढ़कर 24 हो गया तो कंज्यूमर बाय ओनली 12 यूनिट्स। तो देखो कुछ भी चीज परसेंटेज में नहीं है तो इसमें प्रपोर्शनेट मेथड हम लगाएंगे। प्रपोर्शनेट मेथड में जो ईडी का फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू P1 अपॉन Q1। तो आपको सबसे पहले डेल्टा पी निकालना पड़ेगा, चेंज इन पी, दैट इज P2 माइनस P1। तो वही पहले 24 था, पहले 20 था, 24 हो गया तो बढ़ के हो गया 4। और डेल्टा क्यू निकालोगे Q2 माइनस Q1, तो Q2 कितना था 12 और Q1 कितना है 24, तो ये हो गया माइनस का 12, ठीक है, माइनस का 12। तो ये हो गया आपका डेल्टा पी, ये हो गया आपका डेल्टा क्यू। अब जो ईडी का फॉर्मूला है वो क्या है, ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू कितना है माइनस का 12 और डेल्टा पी कितना है यहाँ पे 4 इंटू P1, इनिशियल प्राइस है 20 और इनिशियल क्वांटिटी कितना है 24। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 5 4 जा 20, तो यह 5/2 दैट इज माइनस 2.5। तो ये आ तो रहा है माइनस 2.5, लेकिन ये जीरो से छोटा नहीं है, इसको हम 2.5 ही देखेंगे। माइनस सिर्फ रिलेशनशिप शो करता है कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा। अगर यही आप सप्लाई चैप्टर में पढ़ रहे होते, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ रहे होते, तो वहां पे ये प्लस का 2 पॉइंट आता, क्योंकि वहां पे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा सप्लाई, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। कोरिलेशन के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव, और नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं दोनों, इसीलिए इसको नेगेटिव बोलते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिवली मोर इलास्टिक, ये दो एक से ज्यादा है तो रिलेटिवली मोर इलास्टिक, या इसको हम लोग बोलेंगे मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली मोर इलास्टिक कह लो या फिर मोर देन यूनिटरी इलास्टिक कह लो। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, पैटर्न बढ़ाएंगे, आप वीडियो पॉज करके आराम से इसको नोट कर लेना। मूविंग टू नेक्स्ट, ड्यू टू 10% फॉल इन प्राइस, ठीक है, तो प्राइस फॉल्स घट रहा है बाई 10%। दिस क्वांटिटी डिमांड राइज, क्वांटिटी डिमांड जो है वो 400 से बढ़कर कितना हो गया 450 हो गया। आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। सो ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। आपको नहीं पता तो आप तो पहले फॉर्मूला ही लिखोगे, पेपर में फॉर्मूला लिख के करना, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड नहीं पता तो Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस फॉल्स हो रहा है ना तो माइनस का 10%, ठीक है। तो आप इसे 2 जीरो से कट कर लोगे, 450 में से 400 के तो 50 अपॉन 4, ये आएगा माइनस का 10, तो 50 अपॉन 4 है 12.5 अपॉन माइनस का 10, सॉल्व करोगे तो आएगा 1.25, ठीक है, वो भी नेगेटिव का, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है ना, ये पॉइंट हटेगा तो मतलब जीरो हटेगा तो पॉइंट और पीछे आ जाएगा, तो 1.25 है। और ये जो 1.25 है ये भी रिलेटिवली इलास्टिक है क्योंकि ये मोर देन 1 है। आपको नेगेटिव का साइन नहीं देखना है, इसका आंसर क्या आएगा मोर देन 1। ये सिर्फ नेगेटिव रिलेशनशिप्स को शो करता है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो, इसे एब्सोल्यूट नंबर में ले लेना 1.25। तो अगर एक का आपको दिया हो प्राइस, दूसरे का डायरेक्ट एक का परसेंटेज दिया हो और दूसरे का ऐसे नंबर में दिया हो तो निकाल सकते हो। क्या पता आपको ये बोल दे क्वांटिटी बढ़ रहा है 20% से, प्राइस घट रहा है 10%, प्राइस घट रहा है 8 से 6 या 8 से 4, ऐसा कुछ भी कह सकता है। तो आप यहाँ पे जो परसेंटेज में नहीं दिया हुआ उसको आपने कन्वर्ट कर लेना है, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100 या P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100, राइट। मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। डिटरमाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड लगा के आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, और यहाँ पे आपको ना टोटल आउटले दिया गया है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर दिया गया है। तो आप इस सिचुएशन में आपको डिमांड दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है, तो आपको प्राइस निकालना पड़ेगा। और बहुत सिंपल है, अगर मैं 200 रुपये खर्च करता हूं और 20 सामान खरीद के लेके आता हूं तो मेरा प्राइस कितने रुपए होगा 10 रुपये।
अगर मैं 300 रुपए खर्च करता हूं और 15 सामान खरीद के लेके आता हूं तो प्राइस कितना है, मतलब 20 रुपए। और टेंशन मत लो, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। यहाँ पे एक्सपेंडिचर 200 है, प्राइस नहीं पता, क्वांटिटी 20 है, ठीक है। तो P1 कितना आएगा, 200 अपॉन 20 दैट इज 10। समझ गए, ये आ गया आपका 10। दूसरा T2, ये मान लो T1 था, तो T2 इज इक्वल टू P2 इंटू Q2। तो T2 कितना है, 300 है। T2 कितना है, प्राइस 2 हमें नहीं पता, और क्वांटिटी 2 कितना है, 15। तो 300 को 15 से आप डिवाइड दोगे तो ये आ जाएगा P2, 15 दूनी तो ये होगा 20 रुपए। तो यहाँ पे जो प्राइस आ गया, कितना आ गया आपका, 20 रुपीज का प्राइस यहाँ पे आ चुका है। तो प्राइस आ गया आपका 20। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे प्राइस 1 मिल गया, प्राइस 2 मिल गया, तो हम चेंज इन प्राइस निकालेंगे, दैट इज P2 माइनस P1, 20 माइनस 10 आएगा 10। चेंज इन Q निकालेंगे, Q2 माइनस Q1, तो Q2 कितना है हमें, सॉरी चेंज इन Q2, तो ये रहा डिमांड, Q2 कितना है 15, Q1 20, तो ये आएगा -5। ऑब्वियसली यहाँ पे एक पक्की बात है, माइनस आएगा ही आएगा, उसी वजह से नेगेटिव रिलेशनशिप शो होता है प्राइस में और डिमांड में। अब आप ईडी का फॉर्मूला लगाओगे जो कि है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P1 अपॉन Q1। तो चेंज इन Q है -5, चेंज इन P है 10, P1 है 10 और Q1 है 20, तो 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया -5 अपॉन 10 टू, ये आएगा 1 अपॉन 2, तो ये 4 आ गया, -1 अपॉन 4 आ गया, ठीक है ना। ये 1 अपॉन 2 हो गया, तो ये 1 अपॉन हो गया 2 to 4, 1 अपॉन 4 मतलब माइनस का 0.25। तो ये आएगा रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, आप लिख दोगे रिलेटिवली इलास्टिक, और इस माइनस को वैसे भी इग्नोर करना होता है, ये 0.25 एक से छोटा है। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा बच्चे, यही है टाइप्स न्यूमेरिकल का। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तो बस बैठे रहो, टिक के सवाल बनाते रहो, मैं बहुत क्वेश्चन कराने वाला हूं। प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड इज -1। अच्छा, ईडी आपको यूनिटरी इलास्टिक दे रखा है। अब यहां पे मैं तुम्हें एक छोटी सी बात समझाऊंगा, आपको ईडी ऑलरेडी माइनस में दिया हुआ है, ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, माइनस में दिया, अच्छी बात है। तो ये माइनस का 1 मत समझना इसको, ये है यूनिटरी इलास्टिक ही, ठीक है। एट अ गिवन प्राइस हमें नहीं पता वो कौन सा प्राइस है, कंज्यूमर बाय 60 यूनिट्स, हमें प्राइस का नहीं पता, बट कंज्यूमर 60, हमें प्राइस का नहीं पता क्या है, हाँ, लेकिन ये पता है कि कंज्यूमर 60 यूनिट्स को खरीदता है। हाउ मेनी यूनिट्स विल द कंज्यूमर बाय, कितनी यूनिट्स कंज्यूमर खरीदेगा इफ प्राइस फॉल बाय 10%, अगर प्राइस 10% से घट गया तो अब वो कितनी यूनिट्स और कितनी क्वांटिटी को खरीदेगा, ये है सवाल। तो एक काम करते हैं इस सिचुएशन के अंदर, सबसे पहला जो काम है वो फॉर्मूला लगाओ। ईडी क्या है, आपको -1 दे रखा है ना, ईडी आपको -1 दे रखा है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड नहीं पता, तो हम क्या करें, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो हमको पता है वो माइनस का 10%, उसको लिख देंगे माइनस का 10, और ईडी भी गिवन है कितना, माइनस का 1 आपको ईडी गिवन है। अब ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, अब 10 को उधर भेज दो, ठीक है, 10 को आपने उधर भेज देना है, या इससे ये कैंसिल कर दो, खत्म बात, ठीक है, इससे ये कैंसिल कर दो, इससे ये कैंसिल कर दो, खत्म। सो 1 इज इक्वल टू Q2 माइनस 60 अपॉन 6 उधर भेज दो, Q2 माइनस 60 इधर भेज दो, तो Q2 आ गया 66 यूनिट्स, खत्म, आ गया आंसर। तो भैया आप अगर प्राइस को 10% से घटा दोगे तो डिमांड भी 10% से बढ़ जाएगा। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपने इतनी मेहनत करी, हमने तो ऐसे ही निकाल दिया था। मैंने बोला कैसे निकाला, वो कह रहा सर ईडी 1 है, 1 का मतलब क्या है, प्राइस अगर 10% से घटेगा तो डिमांड भी उतने ही % से बढ़ेगा। तो ये था 10% घट गया, इसका 10% 6, 66 बढ़ के 66 हो गया। लेकिन तुमको ऐसे नहीं करना, तुमको दिखा के करना है, तो एमसीक्यू में तो तुम कर लोगे, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हैव टू एक्सप्लेन कि 10% से प्राइस घटा है तो डिमांड भी 10% से बढ़े। तो ये ट्रिक मैं सीयूईटी के अंदर बताता हूँ बच्चों को कि भाई सीयूईटी में ऐसा करना, 12th में तो मतलब 11th में तो आपको ऐसा डिटेल में ही करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आ गया, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे ही करेंगे, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, फॉर्मूले लर्न है, तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। फिर 5 क्वेश्चन पे आओ। डिमांड -2 दे रखी है, कंज्यूमर बाय सर्टेन, हमें नहीं पता कितनी क्वांटिटी, हमें नहीं पता, लेकिन प्राइस है 8। तो जब प्राइस होता है 8
तो वो कुछ क्वांटिटी खरीदता है, हमें नहीं पता। व्हेन प्राइस फॉल, जब प्राइस फॉल होता है, ही बाय 50% मोर क्वांटिटी, तो क्वांटिटी वो क्या करता है 50% ज्यादा खरीदता है। अब तो नई प्राइस क्या होगी, प्राइस घटने के बाद जो नया प्राइस है वो क्या होगा, हमें वो निकालना है। और ईडी हमें कितना गिवन है, नेगेटिव का 2 गिवन है, -2, ठीक है। तो ईडी का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, वो गिवन है, और परसेंटेज इन प्राइस P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। ओके, तो ये बहुत सिंपल हो गया। अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक काम करो, आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आप कैसे भी सॉल्व कर लो इसको। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा ध्यान समझना, मैं इसको ये आएगा 25, इस और ये माइनस का 25 कर लो, इधर आ गया माइनस का 25, और इसको पूरे को इधर कर लो, P2 माइनस 8 अपॉन 8 इंटू 100। अब ये 100 है, नीचे 8 है, तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 12.5 आएगा, 100 डिवाइड बाई 12.5 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया P2 माइनस 8 इज इक्वल टू -25, ये है 12.5, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में 12.5, तो ये 25 डिवाइड बाई 12.5, ये आ गया आपका 2। तो P2 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, 8 उधर भेज दोगे तो P2 जो है, P2 -2 इक्वल टू ये -2 है ना, -2, 8 उधर भेज दोगे तो -2 प्लस 8, तो P2 कितना आ गया 6 रुपीज आ गया। तो आप ये भी ध्यान रखना कि प्राइस, अगर प्राइस ये क्वांटिटी बढ़ रहा है मतलब प्राइस घटा होगा, तो प्राइस 8 से 6 घटा तो क्वांटिटी जो है वो 50% से क्या हो गया, इंक्रीज कर दिया, तो P2 6 आएगा। अब आप इसे कैसे भी कैलकुलेट कर लो, इस इक्वेशन तक मैंने कर दिया, बस आपको इसको सॉल्व करना है। अब ये कैसे भी कर लो, मैंने -1 उधर भेज दिया तो -25 हो गया, यहाँ 1 बचा, इस पूरे को उधर भेज दिया मल्टीप्लाई में, डिवाइड से मल्टीप्लाई में, या आप इसी को 50 को 100 से यहीं पे काट सकते थे, इसको रेसिप्रोकल करके तब भी सॉल्व करते, तब भी आता 6 ही। अब तुम्हारी मर्जी है, ये तुम पे छोड़ दे, जैसे दिल करे वैसे सॉल्व करो, आएगा 6 ही। द डिमांड फॉर ए गुड डबल, अच्छा अगर डबल हो गया तो मैं क्या मानूं, तो मैं x मान लेता हूं और Q2 2x। तुम x नहीं मानना चाहते, तुम 10 मानना चाहते हो 10 20 कर लो, 100 मानना चाहते हो 100 200 कर लो, लाख मानना चाहते हो 1 लाख 2 लाख कर लो, 5 मानना चाहते हो 5 और 10 कर लो, तो जो भी 1 मानोगे उसका डबल कर देना, 2, बात खत्म। तो मैंने इसलिए x ले लिया, कोई नंबर नहीं लिया। प्राइस 25% प्राइस घट गया तो प्राइस फॉल्स बाई 25%। बच्चे बहुत टफ समझते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन, आपको ईडी निकालना है। तो देखो ईडी कैसे निकालोगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड नहीं पता, तो Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100, और प्राइस घट रहा है 25% से, तो माइनस का 25। अब ये अगर आप इसको देखोगे 2x में से x जाएगा तो x अपॉन x कट के 1 आएगा, सो ईडी इज इक्वल टू 100 अपॉन -25, तो ईडी इज इक्वल टू माइनस का 4, तो रिलेटिवली इलास्टिक, ईडी मोर देन 1 होगा, और ये क्या होगा, रिलेटिवली इलास्टिक होगा। कितना सिंपल है, वो 3 लाइन के अंदर हम लोगों ने खत्म कर दिया, 3 स्टेप में इजीली खत्म हो गया। तो ये तो 2x माइनस x हो जाएगा, x अपॉन x कट के 1 आ गया, तो 100 अपॉन 25 बचा, दैट इज 4, सिंपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। द डिमांड फंक्शन ऑफ ए गुड ए, अच्छा ये डिमांड फंक्शन दे रखा है, ये डिमांड फंक्शन है, तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए इज इक्वल टू 40 माइनस 5 प्राइस है, तो 5p है, और प्राइस ऑफ ए। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिक, प्राइस राइज फ्रॉम 4 to 6। अच्छा प्राइस को एक बार 4 करके देखो, तो 40 माइनस 5 इंटू 4, तो भैया प्राइस को 4 करोगे तो डिमांड कितना आएगा 20, तो प्राइस 1 हो गया 4 और क्वांटिटी 1 कितना हो गया 20। अच्छा अगर एक बार प्राइस को 6 करके देखो, तो 40 माइनस 5 इंटू 6, तो 40 माइनस 30 आएगा 10, तो प्राइस 2 जो आएगा वो कितना आएगा, प्राइस 2 आएगा 6, और जो क्वांटिटी 2 आया वो हमारा कितना आ गया 10 आ गया। तो प्राइस देखो बढ़ रहा है तो क्वांटिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। P1 मिल गया, P2 मिल गया, Q1 मिल गया, Q2 मिल गया, बचा क्या है, कुछ भी नहीं। ईडी इज इक्वल डेल्टा Q, Q2 माइनस 10 में से 20 गया तो कितना हो गया -10 डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, P2 माइनस P1, 6 में से 4 गया 2, तो ये आ गया आपका क्वांटिटी 20 में से बढ़ के 20 में से घट के 10 हो गया, 10 में से 20 गया -10, और 4 से 6 ये आ गया आपका प्राइस में चेंज आया प्लस का 2 इंटू P1 अपॉन, ये P1 है अपॉन Q1, ठीक है। तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, और ये हो गया 0 0 कैंसिल, ये हो गया 1, तो कुल मिला के ईडी इक्वल टू आ गया 1। 1 का मतलब क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक। अगर आपको कोई डायग्राम बनाने के लिए बोलेगा तो आप इसको स्ट्रेट लाइन में या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दोनों बना सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो प्राइस बढ़ रहा है तो देखो डिमांड, प्राइस जो है वो 4 से 6 बढ़ गया, तो डिमांड जो है वो भी 20 से क्या हो गया, घट के 10 हो गया। तो 50% प्राइस बढ़ा और 50% ही डिमांड घटा, तभी तो ईडी 1 के बराबर आ रहा है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो।
अनदर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैंने समझाया भी था कि अगर आपको स्लोप ऑफ डिमांड कर्व दे रखा है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू, वो आपको दे रखा है -2, और आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है व्हेन प्राइस इज 20, व्हेन डिमांड इज 20। अच्छा डिमांड 20 है तो डी की जगह 20 रख लो, 40 माइनस 5p, उधर भेज दो 5p, इधर भेज दो 20, तो 40 माइनस 20 20, सो 5p इक्वल 20, तो p इज इक्वल टू 20 अपॉन 5, दैट इज 4। तो प्राइस जो आ गया वो आ गया 4। अब आप एक काम करो, ईडी का फॉर्मूला लगाओ 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इनटू पी बाई क्यू। तो ये जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है वो कितना दे रखा है -2, तो 1 अपॉन -2, मतलब पलट दोगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी आ जाएगा, 1 अपॉन -2 इनटू P1। तो P1 कितना है हमारे इस क्वेश्चन के अंदर 4 है, और Q1 क्वेश्चन में गिवन है कितना 20। तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 1 अपॉन -10 दैट इज -0.1, और रिलेटिवली इन इलास्टिक है क्योंकि 1 से छोटा है, रिलेटिवली इन इलास्टिक, ठीक है, 1 से छोटा है। लिख लो क्वेश्चन कैसा भी हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, कॉन्सेप्ट आपको आता है, देन इट इज नथिंग, बहुत आराम से प्यार से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। अब आता है एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड को समझते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, और फिर जाके उसके हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल्स को। तो ध्यान से अच्छे से एक्सपेंडिचर मेथड समझना कि वो क्या है, और फिर हम उसके न्यूमेरिकल को करेंगे, ठीक है। तो देखो जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है ना, एक्सपेंडिचर मेथड आप लिख लेना, एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड के अंडर दिस मेथड, ध्यान समझना, अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अंदर, अंडर दिस मेथड, अंडर दिस मेथड ईडी इज कैलकुलेटेड, ईडी इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग, आप यहां पे कंपेयर करोगे टोटल एक्सपेंडिचर एंड प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन दैट कमोडिटी, उस कमोडिटी पे कितना खर्चा हुआ है, एंड प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, टोटल एक्सपेंडिचर में कितना खर्चा हुआ है और प्राइस में कितना खर्च, उस टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस का कंपेयर करते हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा प्राइस को डिमांड से कंपेयर किया जाता है, यहां पे प्राइस को एक्सपेंडिचर से कंपेयर किया जाता है, दैट्स इट, वही आपका टोटल एक्सपेंडिचर है। हम प्राइस को किससे कंपेयर करेंगे, एक्सपेंडिचर से कंपेयर करेंगे और कुछ नहीं। प्राइस को क्वांटिटी से कंपेयर नहीं करेंगे, प्राइस को कंपेयर करेंगे एक्सपेंडिचर से। तो आप देखो प्राइस को आप एक्सपेंडिचर से कैसे कंपेयर करोगे, ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी, ठीक है, ये आ गया आपका टोटल एक्सपेंडिचर, और यहां पे हम देखेंगे रिलेशन, ठीक है। तो देखो ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी डिमांड, और ये हो गया टोटल एक्सपेंडिचर। अच्छा एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, और ये हो गया इफेक्ट, की इफेक्ट क्या होगा, ध्यान समझना। यहां पे प्राइस को बढ़ा रहा हूं 1 2 3 4 5 6, कभी भूलोगे नहीं आप, ये इतना इजी हो जाएगा ना, आप हमेशा याद भी रखोगे इसको, कभी भूलोगे भी नहीं, ठीक है। देखो प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घटेगा 6 5 4 3 2 1, तो प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, हाँ सर पता है इसमें कौन सी नई बात है। अब मल्टीप्लाई कर लो, 6 इंटू 1 6, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 6 1 6, ठीक है। अब आपने यहां पे सिर्फ और सिर्फ देखना है किसको, प्राइस को और टोटल एक्सपेंडिचर को, उनका कंपैरिजन करना है। तो प्राइस बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो भी बढ़ रहा है, तो प्राइस बढ़ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, यानी जो रिलेशनशिप है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और जब डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो ईडी लेस देन 1 आता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड आता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, मैं प्रूफ कर दूंगा कि सही है। तो जब कभी भी प्राइस में और एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट रिलेशनशिप मिलेगा, प्राइस और एक्सपेंडिचर, क्वांटिटी भूल जाओ, यहां पे क्वांटिटी की कोई जरूरत नहीं है, भूल जाओ, ठीक है। प्राइस और एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो ईडी क्या आएगा आपका, लेस देन 1। अच्छा प्राइस 3 से 4 बढ़ गया और एक्सपेंडिचर सेम है, तो प्राइस चाहे बढ़े चाहे प्राइस घटे, टोटल एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। जब टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा तो ईडी इक्वल टू 1 आएगा, 1 का मतलब है यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है।
प्राइस 5 से 6 बढ़ गया है और एक्सपेंडिचर 10 से 6 घट गया है, तो प्राइस और एक्सपेंडिचर में जब इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा तो आएगा ईडी मोर देन वन का मतलब रिलेटिवली इलास्टिक। ध्यान रखना एक्सपेंडिचर मेथड में जीरो और इंफिनिटी नहीं आता, या लेस देन वन आएगा या मोर देन वन, या लेस देन वन आएगा या मोर देन वन आएगा या इक्वल टू वन आएगा, ये ध्यान रखना। तो तुमको पकड़ना है प्राइस को और एक्सपेंडिचर को, फिर रिलेशनशिप चेक कर लेना, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसका डायग्राम बना के भी दिखा देता हूं कैसे बनेगा। वेरी सिंपल, लेस देन वन, मोर देन वन और इक्वल टू वन, यही है बस, इसमें और कुछ नहीं। और प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच का ये कंपैरिजन होगा, तो आपने प्राइस में और एक्सपेंडिचर में कंपेयर करना है, ठीक है। चलो देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, आप खुद भी घर पे बना सकते हो। तो ये स्ट्रेट लाइन आपने बना देना है, ये इक्वल टू वन है, ईडी इक्वल टू वन। अच्छा, इसके बाद नीचे है तो लेस देन वन, ऊपर होगा तो मोर देन वन, इतनी सी बात है। नीचे है तो लेस देन वन, ऊपर होगा तो मोर देन वन। तो इसको ऐसे ले लो 35, इतना ले लो, ठीक है। चलो ये लेस देन वन है और इसके नीचे है तो लेस देन वन, और जो ऊपर बनेगा वो होगा मोर देन वन, ठीक है। इसके ऊपर बन गया ये मोर देन वन, तो ये ईडी आ गया मोर देन वन, नीचे आ गया ईडी लेस देन वन। एक जैसा थोड़ा बनाना, एंगल सेम रखना, कॉपी बनाओगे तो बन जाएगा सेम। तो ये लेस देन वन है, यहाँ प्राइस है, यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। 0 x y, ये इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, बिल्कुल अजीब सा बनेगा, ठीक है। इस तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड में देखो, प्राइस इतना है, एक्सपेंडिचर इतना है, प्राइस बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है ना, प्राइस और बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर और बढ़ रहा है। तो प्राइस और एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो ईडी क्या आ गया, लेस देन वन, रिलेटिवली इनलास्टिक। प्राइस इतना, एक्सपेंडिचर इतना, प्राइस बढ़ गया, एक्सपेंडिचर अभी भी इतना, प्राइस घट गया, एक्सपेंडिचर अभी भी इतना, तो इक्वल टू वन। और ये नेगेटिव है, प्राइस इतना, एक्सपेंडिचर इतना, प्राइस घटेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, एक्सपेंडिचर घट गया, तो ईडी क्या आएगा, मोर देन वन। नेगेटिव रिलेशनशिप में ईडी मोर देन वन आएगा, इनवर्स रिलेशनशिप में पॉजिटिव में लेस देन वन। नेगेटिव लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, देखो मोर देन वन, नेगेटिव ऊपर चला गया, पॉजिटिव बेचारा नीचे रह गया, लेस देन वन। ऐसे भी याद कर सकते हो जस्ट फॉर फन, कहानी की तरह। ओके चलो ले लो ये क्लास स्क्रीनशॉट, इसका एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। अब एक्सपेंडिचर मेथड में हम प्राइस और एक्सपेंडिचर को कंपेयर करते हैं, तो देख लेते हैं कंपेयर करके। श्याम स्पेंड 500, तो टोटल एक्सपेंडिचर वन आ गया कितना, 500 रुपए ऑन ए कमोडिटी, और बॉट कितना खरीदता है, 25 ऑफ इट। वन प्राइस चेंज ही स्पेंड 600, जब प्राइस बदल गया तो उसने 600 रुपए खर्च किया, और अब वो खरीदता है कितना, ओनली 20 यूनिट्स। फाइंड आउट द लास्ट ऑफ हमारे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब देखो यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं, आप कमेंट सेक्शन में एक बार सारे बच्चे ना कमेंट सेक्शन में इसी क्वेश्चन को ना परसेंटेज मेथड से मुझे करके दिखाओ, और मुझे बताना आंसर सेम आ रहा है या अलग आ रहा है। आंसर अलग आएगा तो आप करके देख लेना। तो ये 500 रुपए खर्च कर रहा है, 25 यूनिट खरीद के, 25 पेन 500 रुपए का है, तो एक कितने का होगा, तो 500 को 25 से डिवाइड दे दोगे तो यहाँ पे एक पेन आ जाएगा 20 रुपए का, तो P1 आ गया 20। यहाँ पे 600 को 20 से डिवाइड दे दोगे तो एक पेन आएगा 30 रुपए का, तो P2 आएगा 30। तो P1 P2 मिल गया, Q1 Q2 मिल गया, निकाल लोगे डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P1 अपॉन Q1, है ना। लेकिन यहाँ पे निकालना किस मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से। तो आप एक्सपेंडिचर मेथड ही लगाना, जब तक एक्सपेंडिचर मेथड बोलेगा नहीं तब तक आप एक्सपेंडिचर मत लगाना, बट बोला है साफ साफ तो फिर एक्सपेंडिचर मेथड ही लगाना है आपको, अदरवाइज आप परसेंटेज से कर देते अगर नॉर्मल बोलता तो आपने देखना है कि प्राइस क्या हो रहा है। यहाँ पे प्राइस तो फिर भी निकालना पड़ेगा, तो क्योंकि प्राइस और एक्सपेंडिचर को कंपेयर करते हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर को क्वांटिटी से डिवाइड दे दोगे, यानी कि 500 को 25 से डिवाइड दे दोगे तो आएगा 20 रुपए P1, और P2 निकलेगा क्लास आपका 600 को 20 से डिवाइड दे दोगे जो कि आएगा 30 रुपए, ठीक है। तो यहां पे अगर देखोगे तो प्राइस आपका जो है वो 20 से बढ़कर 30 हो गया, और जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 500 से बढ़कर 600 हो गया। सो देयर तो प्राइस बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी and total expenditure incurred on that commodity। टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस जो है वो दोनों बढ़ रहा है, हेंस ईडी इज, दोनों बढ़ रहा है ना, ईडी इज लेस देन वन। तो देखो दोनों बढ़ रहा है क्लास, प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो ईडी लेस देन वन आएगा, मैंने आपको ये पढ़ाया भी था। दोनों में देखो पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो ईडी देखो नीचे है, ईडी लेस देन वन में लिखोगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ठीक है, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। नंबर तो नहीं पता कर सकते, लेकिन हम बता सकते हैं रिलेटिवली इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। अगर नंबर एग्जैक्टली जानना है कितना है तो फिर परसेंटेज मेथड लगेगा या प्रोपोर्शनल मेथड, वो सेम ही है दोनों। तो इस तरीके से अगर आप इसका डायग्राम बना के टीचर को और इंप्रेस करना चाहते हो तो फिर देखो बना के दिखा दो, बात खत्म, ठीक है।
ये आप लिख देना AD लेस देन 1, इनको कुछ लिखना मत, ताकि हाईलाइट हो जाए कि हमारा आंसर ये है। खत्म। तो सिंपल सा देखो फंडा हो गया, इतने आसानी से हो गया कैलकुलेशन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे ED दिखा है 1, 1 का मतलब क्या होता है, मैंने कहा था माइनस कुछ नहीं होता, 1 का मतलब होता है यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। इफ ए कंज्यूमर बाय 50 यूनिट्स, तो क्वांटिटी जो है वो कितनी है, 50 है। अब दैट गुड प्राइस टू, तो प्राइस जो है वो 2 रुपए है। हाउ मेनी यूनिट विल द कंज्यूमर बाय, कितने यूनिट खरीदेगा अगर प्राइस बढ़कर 4 हो गया तो। अब इस सिचुएशन में आपको यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड है, साफ साफ बोला एक्सपेंडिचर मेथड लगाना, तो ये बहुत ज्यादा आसान हो गया। जब ED 1 के बराबर रहता है ना, तो T इज कांस्टेंट, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो है 100, तो यहाँ पे भी 100 होगा। सो P2 इंटू Q2 इज इक्वल टू TE2। TE2 100, एक्सपेंडिचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, Q2 मुझे नहीं पता, और P2 कितना है 4, सो Q2 इज इक्वल टू 100/4, 25। तो यानी कि 25 रुपए जो है वो क्वांटिटी होगा, तभी तो टोटल एक्सपेंडिचर 100 होगा। और जब ED 1 के बराबर रहता है तो टोटल एक्सपेंडिचर उस सिचुएशन में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इस सिचुएशन में आप सॉल्व करके लिखोगे 20 यूनिट्स, जो आपका डिमांड आ गया वो आ गया 20 यूनिट्स, ठीक है। ये आपने एक्सपेंडिचर मेथड से कर लिया। अगर आपको परसेंटेज मेथड से करना होता तो भी आप कर लेते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप कर सकते थे, बट यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड से करना है, और एक्सपेंडिचर मेथड से आ रहा है 25, ओके। बहुत क्वेश्चन बनाए, सारे कॉन्सेप्ट, थ्योरी, डायग्राम, सब कुछ हमने अच्छे से कर लिया, फॉर्मूले, कंप्यूटेशन, मेथड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी मेहनत अगर आपको दिखती है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।